राधे राधे। मेरा नाम है मनीष। हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम बात करेंगे आज मेवाड़ के इतिहास की। जैसा कि आपको पता है, मेवाड़ का इतिहास ही अपने आप में काफ़ी बड़ा इतिहास है। मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत करने से पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास के जो प्राचीन नाम है उनके बारे में। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ के प्राचीन नाम है वो कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रागवाट। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो था प्रागवाट। प्रागवाट नाम क्यों पड़ा? कई इतिहासकार कहते हैं कि जैसे कि जो मेवाड़ था वो संपन्न शासक हुआ करता था, या फिर जो मेवाड़ हैं वह पठारी क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है। जैसा कि हम बात करें चित्तौड़ की, तो वो मेसा के पठार के ऊपर बसा हुआ है। उसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। तो हम बात करते हैं मेवाड़ का नाम जो प्रागवाट है वो मेवाड़ का नाम किस प्रकार पड़ा, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र पर स्थित है। पठारी क्षेत्र पर, किस क्षेत्र पर? पठारी क्षेत्र पर। जो मेवाड़ का जो अन्य नाम था वो था उद्दसर। क्या नाम था? उद्दसर। अब उद्दसर क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये क्षेत्र हुआ करता था वो जो भील थे उनका मुख्य क्षेत्र हुआ करता था। किनका? भीलों का मुख्य क्षेत्र होने के कारण जो नाम पड़ा वो पड़ा उद्दसर। अगला नाम पड़ा मेदपाट। क्योंकि मेदपाट क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो मेव जाति थी उसकी अधिकता पाई जाती थी। किसकी अधिकता? मेव जाति की अधिकता। मेव जो जाति थी यहाँ पर उसकी अधिकता पाई जाती थी। काफ़ी बड़ी क्षेत्र जनसंख्या में रहा करते थे इसका। अगला महाभारत काल में नाम था मेवाड़ का। महाभारत काल में जो नाम था वह था सीवी जनपद। क्या नाम था? सीवी जनपद क्यों पड़ा? क्योंकि जो एक सीवी जाति हुआ करती थी पंजाब में, जो सीवी जाति थी वह पंजाब में जब बाहरी आक्रमण काफ़ी होने के कारण जो सीवी जाति थी वो मेवाड़ में आ जाती, राजस्थान की तरफ आती। राजस्थान में मेवाड़ का जो क्षेत्र था यहाँ पर बच जाती। जो इस कारण जो क्षेत्र था वो सीवी जनपद कहलाया। सीवी जनपद की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी मध्यमिका इसकी राजधानी हुआ करती थी, और जिसका वर्तमान में नाम है वही नगरी। ठीक, हमने बात करी मेवाड़ के प्राचीन नामों की। किसकी? प्राचीन नामों की, जिसमें हमने पहला नाम पढ़ा प्रागवाट। पठारी क्षेत्र होने के कारण जो प्रागवाट पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उद्दसर, भीलों का मुख्य क्षेत्र हुआ करता था। फिर हमने पढ़ा मेदपाट, मेव जाति की अधिकता के। फिर हमने बात की महाभारत काल में सीवी जनपद नाम था इसका, क्योंकि इसकी राजधानी मध्यमिका थी और इसे वर्तमान में नगरी कहते हैं। अब बात करते हैं हम मेवाड़ के अन्य चीज़ों की, जैसे कि मेवाड़ की जो प्रमुख शस्त्र हुआ करते थे वो कौन कौन से थे। हम बात करते हैं प्रमुख शस्त्रों की। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ राज्य था उनके प्रमुख शस्त्र कौन कौन से थे। तो वो थे भाला और तलवार। कौन से? भाला और तलवार। फिर कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ था उसकी सहयोगी जाति कौन सी थी। मेवाड़ की क्या? सहयोगी जाति के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। तो वो भील हुआ करते थे, क्योंकि भीलों का मुख्य क्षेत्र था। इसके कारण जो सहयोगी जाति थी वह कौन हुआ करते थे? भील हुआ करते थे। जो भील थे वही जो मेवाड़ राजवंश था उनके राजाओं का राज तिलक और उनका राज्याभिषेक भी किया करते थे। क्या किया करते थे? राज तिलक किया करते थे। राज तिलक। ठीक। फिर हम बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ था उसका राज्यवाक्य क्या है? राज्यवाक्य। अब हम बात करें राज्यवाक्य की, तो राज्यवाक्य था जो धड़ राखे धर्म ते ही राखे करतार। मेवाड़ का राज्यवाक्य हुआ करता था। हम लिखते थे इसे जो धड़ राखे धर्म ते ही राखे करतार। मेवाड़ का राज्यवाक्य हुआ करता था। फिर अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ है उसमें कौन सा वंश शासक करता था। तो वह था गोहिल वंश। कौन सा वंश? गोहिल वंश। मेवाड़ पर कौन सा वंश शासक किया करता था? तो वह था गोहिल वंश। फिर हम बात करें कि आगे गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? फिर अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासक था, तो गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो गुहिल था। कौन था? गुहिल। अक्सर इसका नाम अलग अलग किताबों में गुहिल मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं गुहादित्य।
गुआदित्य, या बहुत सी किताब में हमने बात की गुहिल गुआदित्य की गुहिलोत नाम एक ही है, लेकिन नाम मतलब सेम सारे नाम सेम है, लेकिन नाम एक है। गुहिल गुआदित्य गुहिलोत, कुछ भी कर सकते हो आप। संस्थापक कौन था? गुहिल। फिर हम बात करते हैं जो गुहिल राजवंश है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम, हम बात करें विश्व का सबसे प्राचीनतम और अब तक का जीवित राजवंश कौन सा है, तो वह गुहिल वंश। अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम और अब तक जीवित राजवंश कौन सा है, तो कौन सा है? गुहिल वंश। कौन सा वंश? गुहिल वंश। बात करें विश्व का सबसे प्राचीनतम, कौन सा? प्राचीनतम व जीवित राजवंश, कौन सा राजवंश है? गुहिल राजवंश। फिर हम बात करते हैं जो गुहिल राजवंश है उसकी 24 शाखाओं का वर्णन किसने किया, तो मोणोत्तनेर्सी ने। कितनी शाखाओं का? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो गुहिल राजवंश है उनकी 24 शाखाओं का वर्णन किसने किया? 24 शाखाओं का वर्णन किया है मोणोत्तनेर्सी ने। मोणोत्तनेर्सी की किताब का क्या नाम है? मोणोत्तनेर्सी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसका नाम है मोणोत्तनेर्सी रिख्यात। क्या नाम है? नेर्सी रिख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? मोणोत्तनेर्सी, जिसमें किसका वर्णन मिलता है कि जो गुहिल वंश है उनकी 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। इस बात का समर्थन किया था कर्नल जेम्स टोड ने। समर्थन कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड इस बात का समर्थन करता है कि जो गुहिल राजवंश है उनकी जो शाखाएं वो कितनी है, तो 24 शाखाएं हैं। एक बार और देख लो सारी चीज़। जब हमने बात की जो मेवाड़ है उनके प्रमुख शस्त्रों की हमने बात करी। जो प्रमुख शस्त्र हैं वो भाला और तलवार हैं मेवाड़ की। फिर हमने बात करी सहयोगी जाति की, जो कि भील हैं। भील जो मेवाड़ के राजवंश हुआ करते थे, उनकी जो राज तिलक किया करती थी। फिर हमने बात करी राजवाक्य की, जो धड़ राखे धर्म तिहि राखे करता। फिर हमने बात करी गुहिल वंश, जो कि मेवाड़ का राजवंश थे, वह विश्व का सबसे प्राचीनतम और जीवित राजवंश है। जो गुहिल वंश है उनका संस्थापक की बात करी हमने, गुहिल है। 24 शाखाओं का वर्णन कौन करता है? मोणोत्तनेर्सी। अगर हम बात करें संस्थापक की गुहिल राजवंश, हमने बात करी गुहिल की, कब की? 566 ईस्वी में। स्थापना कब करी थी? 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना करी थी। गुहिल राजवंश की अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम पहले इतिहासकार आते हैं हमारे कर्नल जेम्स टोड। कौन से? कर्नल जेम्स टोड। इनका कहना था कि जो गुहिल है वो वल्लभी नगर जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वल्लभी नगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इनके जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे? वल्लभी नगर के जो शासक हुआ करते थे वो शिलादित्य। व इनकी जो रानी का नाम था वो थी पुष्पावती। इनकी जो संतान थी वो कौन था? गुहिल था। तो गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। तो यही बात करना जेम्स टोड कहते हैं कि जो वल्लभी नगर था, गुजरात में स्थित वल्लभी नगर था, उनके जो शासक थे शिलादित्य और पुष्पावती, उनकी जो संतान थी गुहिल, उसने गुहिल वंश की स्थापना करी। पहला मत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो कि अबुल फजल जी का थे। कौन? अबुल फजल का कहना था कि जो गुहिल हैं वो कहाँ के? इराक का शासक था। कौन? नौशेका आदिल, या इसी का सेम नाम था नौशेरवा आदिल। ठीक, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। तो अबुल फजल का कहना था कि जो गुहिल राजवंश हैं, जो गुहिल हैं वो किसके वंशज हैं? नौशेका के वंशज हैं। किसके? नौशेका के वंशज हैं। तो अगले इतिहासकार थे गोपीनाथ शर्मा। तो शर्मा जी कहते हैं कि जो गुहिल हैं वो गुहिल कौन है? वो गुहिल हैं आनंदपुर। जो गुहिल हैं वो आनंदपुर कहाँ पड़ते हैं? बड़नगर, गुजरात।
जो गुहिल थे वो आनंदपुर बड़नगर गुजरात के ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण है। कहाँ के? आनंदपुर बड़नगर के क्या है? ब्राह्मण है। इसी बात का समर्थन किया D.R. भंडारकर जी ने। जो D.R. भंडारकर जी थे, जिनका पूरा नाम हम कह सकते हैं देवी दत्त भंडारकर। देवी दत्त भंडारकर, इनका पूरा नाम देवी दत्त भंडारकर था। इनका भी कहना था कि जो गुहिल है वो ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण है। ठीक, हमने बात की कर्नल जेम्स टोड की। इनका कहना था गुहिल जो वल्लभी नगर की शिलादित्य और पुष्पावती के वंशज थी। फिर हमने बात की अबुल फजल की, इराक के शासक नौशेखा आदिल वंशज, नौशेखा जो आदिल हैं उनके वंशज। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि जो गुहिल है वह ब्राह्मण है। और जो D.R. भंडारकर जी भी कहते हैं कि जो गुहिल है वो ब्राह्मण है। फिर हम बात करें जो गुहिल राजवंश है उनको सूर्यवंशी, क्या? सूर्यवंशी व रघुवंशी। सूर्यवंशी जो सूर्यवंशी है और रघुवंशी किसने कहा? तो वह कहा नयन चंद सूरी, जो इतिहासकार हुए हैं। जो सूर्यवंशी और रघुवंशी हैं वह नयन चंद सूरी ने कहा। इसी को कर्नल जेम्स टोड, जो कि जेम्स टोड हैं हमारे, जेम्स टोड, इस बात का समर्थन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। क्या समर्थन किस बात का? कि जो गुहिल है वह सूर्यवंशी और रघुवंशी भी है। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं सारी चीज़ों को। गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में जेम्स टोड जी ने कहा कि जो गुहिल है वह वल्लभी नगर के शिलादित्य और पुष्पावती के वंशज हैं। फिर हमने बात की अबुल फजल से। अबुल फजल ने कहा कि नौशेखा आदिल या नौशेखा आदिल के वंशज। फिर गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि जो आनंदपुर बड़नगर के गुजरात के क्या हैं? ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण है। यही बात कहते हैं D.R. भंडारकर जी भी कि जो गुहिल हैं वह क्या है? ब्राह्मण है। फिर रघुवंशी और सूर्यवंशी किसने कहा? तो वो कहा नयन चंद सूरी ने। और इस बात का समर्थन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने इस बात का समर्थन किया। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हम कर्नल जेम्स टोड के इस जो मत दिया था, जो सिद्धांत दिया था, इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं हम शिलादित्य और पुष्पावती के बारे में, जो कि कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जो गुहिल है शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज। पुष्पावती के वंशज। अच्छा, शिलादित्य कौन है? शिलादित्य वल्लभी नगर का क्या है? राजा है। और पुष्पावती कौन है? पुष्पावती किसकी क्या है? पत्नी है। वल्लभी नगर का राजा है। जो शिलादित्य है इनकी माता कौन थी? माता थी सौभाग्य देवी। जो शिलादित्य है वह ऋषि दत्त हुआ करते थे। कौन? ऋषि दत्त। इनके गुरु थे सौभाग्यवती के क्या थे? गुरु। इनके द्वारा एक बीज मंत्र दिया गया था, जिससे क्या है? शिलादित्य उत्पन्न हुए थे। किससे? ऋषि दत्त द्वारा एक बीज मंत्र दिया गया जिससे शिलादित्य उत्पन्न हुए। किनके गुरु थे? सौभाग्यवती देवी की। ऋषि दत्त किनके गुरु थे? सौभाग्यवती देवी की। सौभाग्यवती देवी कौन थी? शिलादित्य की माता जी। पुष्पावती कौन है? शिलादित्य की पत्नी। कहाँ के राजा हैं? वल्लभी नगर के राजा हैं। जो शिलादित्य हैं और पुष्पावती हैं, इनकी 6 पुत्रियाँ होती। कितनी? 6 पुत्रियाँ। 7वीं बार गर्भधारक थी। इसलिए जो पुष्पावती हैं वो कहाँ जाती हैं? वल्लभी नगर, अर्बुदा माता के मंदिर पर। कहाँ पर? अर्बुदा माता। क्या लेने? स्वाभाविक सी बात है, 6 पुत्रियों की सातवीं पुत्री नहीं चाहिए, 7वां पुत्र चाहिए। इसलिए कहाँ डोकने आती है? अर्बुदा माता के मंदिर पर। हम भी जाते हैं अपने देवरे डोकने पुत्र प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार पुष्पावती भी अपनी जो कुल देवी थी अर्बुदा माता, उनके यहाँ पर डोकने आती हैं। पर पीछे से क्या हो जाता है? इसलिए जो पीछे से शिलादित्य पर अरबी आक्रांत है मल्लेच्छों का क्या हो जाते हैं? आक्रमण हो जाता है, जिससे शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यह बात जब पुष्पावती को प्राप्त होती है कि जो शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और उनके पीछे जो विजयान्या थी वो भी सती हो जाती हैं, तो जो पुष्पावती हैं वह भी अपने
पति के पीछे सती होने के लिए जाती है, लेकिन इन रास्ते में कोई ऋषि मिलते हैं। वो कहते हैं कि आप गर्भवती हैं, इसलिए आप सती नहीं हो सकती। पहले आपको जो आपको गर्भ धारण किया है, जो पुत्र प्राप्ति होगी, उनके बाद आप सती हो सकती हैं। इस कारण ये यहाँ पर अर्बुदा माता के मंदिर पर एक गुफा थी, मोलिया गुफा या फिर माल्या गुफा। इस गुफा में कुछ टाइम रहती हैं। वो यहाँ पर जो गोइल था, कौन गोइल, उसको जन्म देती है। किसको? गोइल को। कौन सी गुफा में? मोलिया गुफा में। किसको जन्म देती हैं? गोइल को जन्म देती हैं। जो मोलिया गुफा थी, यहाँ पर एक जो नगर था वो वीरनगर हुआ करता था। कौन सा नगर? वीरनगर। इसी के पास कौन सा नगर? वीरनगर। इस वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी। कौन थी? ब्राह्मणी कमलावती। कौन थी? कमलावती। जो पुष्पावती थी वह अपने पुत्र को कमलावती को सौंप कर कहाँ चली जाती हैं? वल्लभी नगर। और यहाँ आकर वह सती हो जाती हैं। अब पुत्र जो गुल था उसकी देख रेख लालन पालन कौन करती है? कमलावती ब्राह्मणी करती है। तो इस कारण जो मेवाड़ थे, जो मेवाड़ हैं, उनकी प्रथम दाई माँ कौन है? मेवाड़ की प्रथम दाई माँ की बात करें तो कौन है? कमलावती। कौन? दाई माँ। मेवाड़ की प्रथम दाई माँ कौन है? कमलावती। किसकी? गोइल की। यहाँ पर गोइल का जन्म होता है। यहाँ पर जो गोइल है वो भीलों की सहायता से शासक बनता है। मांडलिया भील एक नाम भील था, मांडलिया भील। ये अपना अंगूठा काट कर गोइल का राज्याभिषेक करता है। और एक भील का नाम था अकेला भील। इस बात का विरोध करता है, लेकिन इसकी दाढ़ नहीं गुड़ती और कौन शासक बन जाता है? गोइल शासक बन जाता है। किसकी सहायता से? मांडलिया भील की सहायता से। लालन पालन कौन करता है? कमलावती ब्राह्मणी करती हैं। माता का नाम पुष्पावती। कहाँ पर डोगनी जाती हैं? अर्बुदा माता के मंदिर पर। कौन सी गुफा में गोइल का जन्म होता है? मालन्य गुफा पर। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बार और सारी चीज़ों को मैं आपको कवर करा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे जो मेवाड़ वंश था उसके शासक बप्पा रावल के बारे में, जो कि मुख्य जो गोइल वंश का संस्थापक कहा जाता है उन्हें। हम बात करते हैं शिलादित्य की। शिलादित्य कहाँ के शासक थे? तो शासक थे वल्लभी नगर के। शिलादित्य की माता जी का नाम सौभाग्यवती देवी था। इनकी पत्नी का नाम पुष्पावती था। पुष्पावती की छः पुत्रियाँ होती हैं। 7वें पुत्र गर्भधारण थी, इसलिए कहाँ जाती हैं? अर्बुदा माता के मंदिर पर। क्या लेने? पुत्र प्राप्ति के लिए। एक गुफा थी, मालन्य गुफा। पीछे से इन पर कौन आक्रमण करते थे? मल्लेच और वीरगति को प्राप्त हो जाती है। फिर मालन्य गुफा में गोइल का जन्म होता है। कमलावती ब्राह्मणी जो कि वीरनगर में रहती थी, उनको सौंप कर पुष्पावती कहाँ जाती हैं? अपने पति के पीछे सती हो जाती हैं। कमलावती लालन पालन करती हैं। मांडलिया भील के द्वारा शासक अंगूठा काट कर गोइल का राज्याभिषेक किया जाता है और यहाँ पर गोइल वंश की स्थापना करता है। कि 566 ईस्वी में। कब? 566 ईस्वी में। आपको सारी चीज़ें आप तक समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे बप्पा रावल के बारे में। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो मेवाड़ था उनके 4 नाम, प्राचीन नाम थे मेदपाट, उद्दसर, प्रागवाट और सिवी जनपद। फिर हमने बात की कि जो मेवाड़ थे उनकी सभी जाति भील जाती थी। प्रमुख शस्त्र भाला तलवार। प्रमुख जो राजवाक्य था वो था जो दृढ़ के धर्म ते ही राय करतार। फिर हमने बात करी जो मेवाड़ था उनमें गोइल वंश का शासक था। गोइल वंश का संस्थापक गोइल था। 566 ईस्वी में स्थापना करता है। गोइल राजवंश विश्व का सबसे प्राचीनतम और अब तक का जीवित राजवंश है। फिर हमने बात करी कि जो मेवाड़ है उनमें 24 शाखाओं का वर्णन किया गया है मोनोक नरसिंह द्वारा। इस बात का समर्थन कर्नल जेम्स टोड भी करते हैं। फिर हम बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में। अबुल फजल जी का कहना था कि जो गोइल है वह नौशेखा राव के वंशज हैं। कर्नल जेम्स टोड का कहना था कि जो गोइल है वह शिलादित्य वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य और पुष्पावती के वंशज हैं। कर्नल गोपीनाथ शर्मा जी का कहना था कि जो वल्लभी नगर भड़नगर गुजरात में स्थित है वहाँ के ब्राह्मण हैं। D.R. भंडारकर जी भी कहते हैं कि जो गोइल है वो ब्राह्मण है। फिर हमने बात करी कि जो शिलादित्य हैं और पुष्पावती की 6 पुत्रियाँ होती हैं और 7वां पुत्र प्राप्ति के लिए कहाँ होती हैं? अर्बुदा माता के मंदिर पर। पीछे से शिलादित्य पर आक्रमण हो जाता है मल्लेच्छों का और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पुष्पावती है वह एक गुफा होती है, मोलिया गुफा। वहाँ पर गोइल को जन्म देती हैं और अपने जो गोइल ने अपने पुत्र को कमलावती ब्राह्मणी वीरनगर की एक ब्राह्मणी होती है उन्हें सौंप देती हैं और शिलादित्य के पीछे सती हो जाती हैं। कमलावती ब्राह्मणी जो कि गोइल का लालन पालन करती हैं, इसलिए मेवाड़ के प्रथम दाई माँ कमलावती ब्राह्मणी होती हैं
और जो गुइल है वो मांडल या बिलों की सहायता से शासक बनता है। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अब बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में, जो कि मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? बप्पा रावल। हम बात करें बप्पा रावल के बारे में तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 713 ईस्वी में। कब? 713 ईस्वी में ईडर, गुजरात। कहाँ पर? ईडर, गुजरात। कहाँ पर हुआ था? ईडर, गुजरात में हुआ था। हम बात करेंगे पिताजी के बारे में तो उनके पिताजी का नाम था महेंद्र सेकंड। कौन? महेंद्र सेकंड। फिर हम बात करें बप्पा रावल के वास्तविक नाम की, जो कि वास्तविक इनका नाम था। वास्तविक नाम क्या था इनका? कालभोज था। क्या नाम था? कालभोज। इन्हें हम कालभोज के नाम से भी जानते हैं। बप्पा रावल को जो गुइल राजवंश है उनका वास्तविक संस्थापक कौन? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इन्हें। फिर हम बात करें जो बप्पा रावल जी हैं हमारे, इन्हें रणकपुर प्रशस्ति किसमें? रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल को रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज, जो भी बप्पा रावल हैं और कालभोज हैं, वह कालभोज हैं। इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति के रूप में बताया गया है कि जो बप्पा रावल हैं और कालभोज हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं। किसमें कहा गया है? रणकपुर प्रशस्ति में। फिर एक और प्रशस्ति है जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसमें कहा गया है कि जो बप्पा रावल हैं वह विप्रवंशी हैं। क्या है? विप्रवंशी हैं। क्या है? विप्रवंशी हैं। कौन है? बप्पा रावल हैं। किसमें कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। अच्छा, आगे हम बात करें कि जो बप्पा रावल है वह एक ऋषि होते हैं। इनके गुरु हरित ऋषि, उनके आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के जो राजा हुआ करते थे मान मौर्य, उन पर चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और मान मौर्य को पराजित करते हैं 1334 ईस्वी में, और मेवाड़ पर अधिकार करते हैं और अपनी राजधानी जो है नागदा को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नागदा को बनाते हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो बप्पा रावल थे इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था हरित ऋषि। इनके आशीर्वाद से किस पर आक्रमण करते हैं? चित्तौड़ पर। किस पर? चित्तौड़गढ़ पर। किसको पराजित करते हैं? मान मौर्य को। किसको पराजित करते हैं? मान मौर्य को। और अपनी जो प्रथम राजधानी थी, क्या राजधानी, उसे किसे बनाते हैं? नागदा को। किसे? नागदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसे हराकर? मान मौर्य को हराकर। कहाँ का शासक था? चित्तौड़ का। और जो ऋषि का क्या नाम था? हरित ऋषि का नाम था। हरित ऋषि इनके गुरु थे। हमने बात करी जन्म के बारे में। 713 ईस्वी में ईडर, गुजरात में पिताजी महेंद्र सेकंड, वास्तविक नाम कालभोज, वास्तविक संस्थापक गुइल वंश के। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल, कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विप्रवंशी बताया गया है। हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे मान मौर्य, उनको पराजित करके राजस्थान की जो राजधानी है वो नागदा को बनाता है। इसको बनाते हैं? नागदा को बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे बप्पा रावल के सैनिक अभियानों के बारे में। अब बात करते हैं बप्पा रावल के सैनिक अभियानों के बारे में। जैसे कि बप्पा रावल का शासनकाल की हम बात करें 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल रहा था वो रहा था। बप्पा रावल द्वारा 735 ईस्वी में जो इराक थे, कौन? इराक के जो राजा हुआ करते थे हज्जात, किसको? हज्जात को पराजित किया गया। 738 ईस्वी में जुनैद को पराजित किया गया। किसे? जुनैद को। कहाँ का शासक था? अरबी आक्रांता था। कौन था? अरबिक आक्रांता। 735 में इराक के शासक हज्जात को पराजित किया गया। 738 में जुनैद खां को पराजित किया गया। इनके शासनकाल में सिंध के जो एक राजा हुआ करते थे, कहाँ के? सिंध के दारा सेन के ऊपर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम दारासिंध पर आक्रमण करता है और सिंध पर कब्जा कर लेता है और ये राजपूताना की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसे बप्पा रावल द्वारा हरा दिया। जो बप्पा रावल होते हैं हमारे, उनके द्वारा इन्हें हरा दिया जाता है, क्योंकि द्वारा बप्पा रावल द्वारा पराजित किया गया। किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। फिर जाके बप्पा रावल जी जो पंजाब में, किसमें? पाकिस्तान में एक शहर होता है रावलपिंडी शहर। कौन सा शहर? रावलपिंडी शहर, जो कि बप्पा रावल के नाम पे होता है, रावलपिंडी शहर। इनमें सैनिक चौकी की स्थापना करते हैं। सैनिक चौकी किस शहर में सैनिक चौकी की स्थापना की जाती है? रावलपिंडी शहर में। किनके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। फिर हम बात करें कि जो बप्पा रावल थे, इनके द्वारा गजनी के जो शासक थे, गजनी के शासक कौन? सलीम को पराजित किया जाता है। बप्पा रावल द्वारा किसको पराजित किया जाता है? सलीम को पराजित किया जाता है। हम बात करें कि जो बप्पा रावल थे, उनके समकालीन चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक या फिर सोलंकी शासक, तो वो था विजयदित्य सेकंड। प्रतिहार शासक था। कौन सा शासक? प्रतिहार शासक था। प्रतिहार शासक था नागभट्ट। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। 735 ईस्वी में इराक के शासक हज्जाज को पराजित किया गया। जुनैद को 738 में पराजित किया गया। सिंध के शासक दारासेन थे, उन्हें मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पराजित किया गया था, लेकिन जो बप्पा रावल थे उनके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को पराजित कर दिया गया था। फिर हमने बात की जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर की स्थापना की गई, सैनिक चौकी की स्थापना की गई रावलपिंडी शहर में। गजनी के शासक सलीम को हराया गया। चालुक्य शासक जो समकालीन शासक थे, चालुक्य शासक विजयदित्य सेकंड थे। प्रतिहार शासक कौन थे? नागभट्ट स्पष्ट थे। आगे हम बात करते हैं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी में, जो कि गाँव है उदयपुर में स्थित है कैलाशपुरी, यहाँ पर एकलिंग नाथ जी का मंदिर, एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन कराते हैं? बप्पा रावल कराते हैं। कहाँ पर करवाते हैं? कैलाशपुरी उदयपुर में कराते हैं। फिर हम बात करते हैं जो मंदिर है, इसी मंदिर के पास हरित ऋषि, कौन से ऋषि? हरित ऋषि का आश्रम बना हुआ है। कौन से ऋषि का? हरित ऋषि का आश्रम बना हुआ है बप्पा रावल के द्वारा। कहाँ पर? कैलाशपुरी में। आदिवरा, कौन से? आदिवरा मंदिर का निर्माण कराया जाता है। कौन से मंदिर का? आदिवरा मंदिर का। नागदामी सास बहु मंदिर का, नागदामी किसका? सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया जाता है बप्पा रावल के द्वारा। अगर हम आगे बात करें तो बप्पा रावल जो थे, उनके द्वारा अजमेर से 115 ग्रेन होता है सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहाँ से? अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का कहाँ से प्राप्त होता है? अजमेर से प्राप्त होता है। किनके शासनकाल में? बप्पा रावल के शासनकाल में। फिर हम आगे बात करें कि जो 115 ग्रेन का सिक्का प्राप्त हुआ, इस पे क्या अंकित था? तो इस पे अंकित था त्रिशूल, फिर थी नंदी महाराज, नंदी जी, और बोप शब्द। 3 शब्द अंकित थे। बोप शब्द क्या क्या? त्रिशूल, नंदी और बोप शब्द। जो 115 ग्रेन का सिक्का प्राप्त हुआ, इसी के आधार पर ओझा जी कहते हैं। कौन? गोरीचंद हीराचंद ओझा जी कहते हैं कि जो सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? बप्पा रावल था। क्या था? मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? बप्पा रावल थे। इनके द्वारा अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। नागदामी सास बहु का मंदिर, कैलाशपुरी में आदिवरा का मंदिर, कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर, जिसके पास हरित ऋषि का आश्रम भी स्थित है। इन चीज़ों का निर्माण कराया गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं बप्पा रावल के द्वारा
समाधि कब ली गई? 753 ईस्वी में क्या ली गई? संन्यास लिया गया, संन्यास लिया गया। इनकी जो मृत्यु थी 810 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड, इनके द्वारा इनकी जो मृत्यु होगी, वो जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुरासन में हुई थी। कुरासन कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? समाधि जो इनकी समाधि है वो कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर। इनकी जो समाधि कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बप्पा रावल की समाधि कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी में या फिर उदयपुर पूछ लिया जाता है। जो इनकी एक इतिहासकार हुए थे सी वी वैद्य, इनके द्वारा इन्हें चार्ल्स मार्टेल, कौन? मार्टेल, चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी गई। इनको? बप्पा रावल को। चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति। इस प्रकार बप्पा रावल द्वारा भारत से अरबी आक्रांताओं को हराया गया, उसी प्रकार चार्ल्स मार्टेल एक सेनापति था, उसके द्वारा प्रांत से अरबी आक्रांताओं को हराया गया। इस कारण जो सी वी वैद्य थे उनके द्वारा बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल नाम की एक उपाधि दी गई। ठीक है, ये थे बप्पा रावल। हमने पढ़ा बप्पा रावल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। एक बार और देख लेते हैं बप्पा रावल की। हमने शुरुआत करी कि जो बप्पा रावल थे उनका जन्म कब हुआ था? 713 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? इंदौर, गुजरात में। फिर हमने बात करी कि जो बप्पा रावल थे उनके पिताजी का नाम था महेंद्र शेखर। बप्पा रावल के जो अन्य नाम था वो कालभोज था। वास्तविक संस्थापक गुल वंश के इन्हें कहा जाता है। जो बप्पा रावल थे, रणकपुर परिस्थिति में इन्हें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। कुंभलगढ़ परिस्थिति में इन्हें वेपरवंशी बताया गया है। ठीक, फिर हमने बात करी कि जो बप्पा रावल ने, इनके गुरु का नाम है हरऋषि। उनके आशीर्वाद से चित्तौड़ के जो राजा थे मान मौर्य, उन्हें पराजित किया गया। 734 ईस्वी में नागदा को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। फिर हमने बात की कि जो 735 ईस्वी में इनके द्वारा इराक शासक अज्जाद को पराजित किया गया। 738 ईस्वी में इनके द्वारा जुनैद को पराजित किया गया। जो सिंध के राजा हैं दारा सिंह, उनके ऊपर कौन आक्रमण करता है? मोहम्मद बिन कासिम, उनको पराजित किया गया। फिर गजनी के शासक सलीम को पराजित किया गया। पाकिस्तान में रावलपिंडी सर नामक स्थान पर सैनिक चौकी की स्थापना की गई। नागदा में कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण कराया गया। इसी के पास हरित ऋषि थे, इनके गुरु, इनका आश्रम भी स्थापित किया गया। फिर हमने आगे बात करी जो नागदा है उसमें सास बहू का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी में आदिवरा का मंदिर बनवाया। इनके जो समकालीन प्रतिहार शासक था वो नागभट्ट था। चालुक्य शासक था जो विजयदित्य शेखर था। फिर हमने बात करी कि इनके शासनकाल में अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। उसमें त्रिशूल अंकित था, बोफ शब्द अंकित था और जो नंदी मराठी वो अंकित थे। ओझा जी अनुसार डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार कहा गया कि जो मेवाड़ राज्य में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन थे? बप्पा रावल था। फिर हमने बात की 753 ईस्वी में इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया। 810 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कर्नल जेम्स टोड की कहते हैं कि जिनकी मृत्यु हुई खुरासन में भी, पाकिस्तान में स्थित है खुरासन। फिर हमने बात करी कि जो सी वी वैद्य थे उनके अनुसार इन्हें एक उपाधि दी गई चार्ल्स मार्टेल, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था। और जो बप्पा रावल ने वह अपनी जो गोयल वंश थे उनके 8वीं, जो बप्पा रावल ने 8वीं वंशज हैं, क्योंकि गोयल वंश के 8वें वंशज हैं कौन है? बप्पा रावल। तो आपको सारी चीज़ें, बप्पा रावल भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी या फिर आ जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। राधे राधे।